3 दिन से घर में सब एक दूसरे से नजरें चुराते फिर रहे थे। आज घर से दिल तंग पड़ा तो कॉलेज का रुख कर लिया। सर झुकाए पिछले बेंच पर बैठी वो नोटबुक पर मुसलसल कुछ लिख रही थी। उसे बाकी बच्चियों की तरह वक्त गुजारी नहीं करनी थी, कुछ बनकर अपने और भाई के लिए खड़े होना था। बड़ी सी सफेद चादर इर्द गिर्द अच्छे से ओढ़े हुए वो अपने काम में मगन सी थी। चादर से अपनी कमीज को अच्छे से छुपा रखा था। गुरबत ने हालात बहुत खराब कर रखे थे। वो अकेली बैठी हुई थी जबकि बाकी सब लड़कियां हंसी खुशी शरारतों में मगन थी। उसका बचपन से यही मामूल रहा था, क्योंकि बाहर के दोस्तों पर ज्यादा एतबार नहीं रहा था। उसकी कोई दोस्त नहीं थी। वो अपनी जात की तरह इस दुनिया में अकेली थी। एक माँ थी, वो भी बीमार, और एक छोटा भाई था जो अभी स्कूल में पढ़ रहा था। कमाई का कोई खास जरिया भी नहीं था। इसे देखो, मीसनी को हर वक्त पता नहीं क्या लिखती रहती है। टीचरों की खास तवज्जो जो बटोरनी होती है, हर वक्त उनकी आंख का तारा बनी रहती है। नैना का दिल किया कि वो जाकर चीख चीख कर बता दे। एक तालीमी काबिलियत के अलावा उसके पास कुछ ऐसा नहीं जिस पर वो फख्र कर सके। एक लड़की ने अपनी साथी दोस्त को कोहनी मारते हुए इस पर तंज किया। अभी भी जरूर हमारी बातें सुन रही होगी, ताकि टीचर को हमारी शिकायत लगा सके। वो सब इस पर तंज करने लगी थी। वो बिना उन पर ध्यान दिए अपने काम में मगन रही कि लोगों का काम है बातें बनाना, उन्हें इनका काम करने देना चाहिए। आखिर कब तक करेंगे? आखिरकार चुप तो होना ही पड़ेगा। उनको सफाई देने में अपना वक्त जाया नहीं कर सकती थी। उसे ये वक्त बहुत अच्छे काम में लगाना था। वो सर झटकती हुई फिर से बहुत तवज्जो से नोटबुक पर कुछ लिखने लगी। खत जाने के लिए फिर से एनर्जी लगनी थी, लेकिन सुबह से कुछ पेट में जो नहीं था। चलते चलते उसके पांव में छाले से पड़ गए थे। कॉलेज की छुट्टी की मखसूस घंटी बजने पर सब लड़कियां बैग उठाती बाहर की तरफ दौड़ी थीं, क्योंकि उनके बाप ने शाही सवारी जो भेज रखी थी और उनके घर पेट भरने के लायक खाना भी बनता था। अपने से ज्यादा अपने भाई के लिए दुख होने लगा। वो बेचारा स्कूल से आकर भूखा कैसे रहेगा। मैडम, क्या कॉलेज के बाद आपका दीवारों के साथ बैठकर पढ़ने का मूड है? एक लड़की हंसती हुई बाहर को निकल गई। क्लासरूम खाली होने के बाद वो गहरा सांस लेती हुई उठी, भीगी आंखों को साफ किया, क्योंकि माँ उसकी आंखों में आंसू देकर खुद रोने लग जाया करती थी। वो कहती थी, मेरी नैना रोने के लिए नहीं बनी, बल्कि महलों की शहजादी है। आपकी नैना हार चुकी है बाबा। आपने मेरे कांधों पर बहुत बोझ डाल दिया है। दिल में बाबा से मुखातिब हुई। उसे लगता था कि वो इस दुनिया से जाकर भी उसके बहुत करीब है। बैग कंधे पर रखकर वो धीमे धीमे कदमों से बाहर की तरफ बढ़ने लगी थी। बाप के जाने के बाद दुनिया के रंग बदल जाते हैं, लोगों का लहजा बदल जाता है। भूख से पेट में दर्द शुरू हो गया था। आखिर 2 दिन से उसने पानी और कहवे पर गुजारा था। दर्द तो होना ही था। अब पैरों में जान नहीं थी, और माँ से झूठ भी बोलना था कि उसने आज कॉलेज की कैंटीन से पेट भर कर खाना खाया है। वो कहने लगी किसी तरह रोटी का इंतजाम हो जाए, ताकि वो माँ और भाई से मजीद झूठ ना बोले। उसका बाप एक निजी कंपनी में नौकरी करता था, जिससे अच्छी आमदन आ जाती थी। दोनों बहन भाई अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर रहे थे, ताकि पढ़ लिख कर बाप का नाम रोशन कर सके। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि यतीमी उनके दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही है। बाप के गुजर जाने के बाद हालात काफी खराब हो चुके थे, और नौबत फाकों पर आ गई। जब भी घर में नौकरी की बात करती तो उसकी माँ उसे टाल दिया करती, लेकिन अब अपनी माँ और भाई के लिए ये सब बहुत जरूरी था। ब्लैक प्राडो अपनी मखसूस रफ्तार से एक बड़े से महल में आकर रुकी थी। वो महल किसी ने बहुत मोहब्बत से सजाया था, लेकिन अंदर से उनके दिल उतने ही खोखले थे। गाड़ी के रुकते ही 3-4 मुलाजिम भागते हुए गाड़ी के नजदीक आए थे। उनको जी हजूरी के ही पैसे मिलते थे, तभी तो बेचारे गर्मी की इतनी तपिश में भी प्रोटोकॉल के लिए खड़े थे। गाड़ी का डोर अशरफ बाबा एहतराम से खोलकर वो सब पीछे हुए। वो सब बड़े साहब के खास मुलाजिम थे, जिसने कम वक्त में अपने बाप के बिजनेस को मजीद बुलंदियों तक पहुंचा दिया था।
अंदर से निकलती शख्सियत को देखकर हर कोई साकित रह जाता था। हनान शाह का हुस्न बेमिसाल था। उसने सब नैन नक्श अपनी तुर्किश माँ के चुराए थे। गहरी नीली आंखों में एक सर्दपन दिए वो बाहर आया। मखरूर खड़ी नाक पर हमा वक्त गुस्सा ही रहता था। सहरंगेज शख्सियत वाला वो इंसान पूरे धड़ल्ले से किसी का दिल भी धड़का सकता था। बाप शहर का एमएनए था और खुद उसने कंपनी को ऊपर की बुलंदियों तक पहुंचाकर पैसे की रेल पेल कर दी थी। दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर रहा था। सब मुलाजिम हाथ बांधे बहुत एहतराम से उसे सलाम पेश कर रहे थे। मालूम नहीं मीडिया को मेरे आने का पता कैसे लग जाता है, वो खौफ में मुब्तला हुआ। वो झुंझुलाकर सर हिलाता बड़े से दरवाजे के सामने रुका। उसे मीडिया और गरीब लोगों से मिलना बहुत खौफ में मुब्तला कर देता था। वो बहुत बड़ी डील करके वापस अपने वतन को लौटा था, लेकिन न जाने किसने उसके आने की खबर मीडिया तक पहुंचा दी। अपने बाप को कहा भी था कि सियासत से दूर रहे, क्योंकि ये गरीब अपने हालात खुद बदलना नहीं चाहते। तभी तो मीडिया के खबरी बंदे दरवाजे के बाहर खड़े थे, किसी तरह जोर जबरदस्ती से अंदर आ जाना चाहते थे। हमारे लाल का चेहरा किसने लाल कर दिया? वो हल्का सा मुस्कुराया, अपने बाप के सामने माथे के बल गायब किए, क्योंकि बाहर के लोगों के लिए वो अपनी जिंदगी खराब नहीं कर सकते थे। वैसे भी ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़े इनके लिए क्या अहमियत रखते थे। ये साहब कितने खूबसूरत है, जिनकी किस्मत खुलेगी वो बहुत लकी होगी। उसके गालों पर पड़ते गढ़े किसी को भी घायल कर सकते थे। मैंने आपको कहा था सियासत का पीछा अब छोड़ दें। क्यों हर जगह आपकी अवाम मेरे पीछे लग जाती है? उसका ज्यादातर वक्त मुल्क से बाहर ही गुजरा था, इसलिए यहाँ की मोहब्बत उसके दिल में पैदा नहीं हो सकी। अपने बाप के गले वो किसी बच्चे की तरह लगा था। अपनी माँ की अलैदगी के बाद माँ और बाप दोनों का बिजनेस उसके कंधों पर आ गया। तभी तो अल्लाह ने नखरा भी रच कर दिया था। मुख्तार शाह साहब अपने बेटे की शिकायत पर हंस दिए। हर बाप की तरह उन्हें अपने इकलौते बेटे से बेइंतहा मोहब्बत थी। ये हमारी अपनी अवाम है, कभी छोटे मोटे मसले आते हैं, लेकिन मैं मीडिया से दरख्वास्त करूंगा मेरे बच्चे को तंग ना करें। वो आहिस्ता से सर हिला गया। किसी छोटे बच्चे की तरह वो उसे कायल कर रहे थे। वो जितना मखरूर था, उसके पीछे बहुत से चेहरों की हसद और नफरत मौजूद थी। यहाँ के लोगों से उसने बहुत धोखा खाया था, बाकी किसी के सामने कम ही मुस्कुराता था। मुख्तार शाह के जाने के बाद वो सपाट तासुरात चेहरे पर लिए अपने कमरे की तरफ तेज कदमों से बढ़ गया। बाकी सब मुलाजमीन खाना बनाने की तैयारियों में लग चुके थे, क्योंकि उन्हें आज हर चीज हनान शाह की पसंद की बनानी थी। हनान शाह का कोई बहन भाई नहीं था। शुरू से उसने अलग थलग जिंदगी गुजारी थी। दोस्तों पर ज्यादा एतबार अब नहीं रहा था, लेकिन फिर भी अपने बाप के कहने पर उसे छोटी सी दावत में शरीक होना था, जिसकी तैयारियां नौकर करने में मसरूफ थे। धीरे धीरे वो अपने बेटे को सियासत की तरफ लाना चाहते थे, क्योंकि जानते थे कि सियासत के तालाब में एक बार मछली उतर जाए तो यहीं की होकर रह जाती है। अपनी तरकिश बीवी से उन्हें बेपनाह मोहब्बत थी। दोनों ने खानदान वालों के खिलाफ जाकर मनपसंद शादी की थी। हनान के आ जाने से जैसे उनकी जिंदगी में जन्नत से लौट आई। उनके दिल में हमेशा से ख्वाहिश रही कि काश वो अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचा लेते। कमरे में आकर वो फिर से सुकून की नींद सो चुका था। मुख्तार शाह आज भी अपनी बीवी के हिसार से निकल नहीं पाए थे। तभी अपने बेटे को सीने से लगाकर बीवी की खुशबू महसूस करते थे। दोनों के दरमियान तलाक सिर्फ इस वजह से हुई थी कि उनकी बीवी पाकिस्तान में रहना नहीं चाहती थी। आपको मुझसे क्या इतनी मोहब्बत भी नहीं कि आप सियासत छोड़ दें? इन बच्चों के पैर में जब मैं जूता नहीं देखती तो दुख होता है। इसके जवाब दे हम होंगे। रोजे क़यामत किस तरह हम खड़े हो सकेंगे? खुदा का खौफ रखने वाली खातून थी, तभी डरती थी, लेकिन तम जबानी में उनका खून जोश मारने लगा। उन दोनों ने खामोशी से अलैदगी कर ली थी। उनकी अलैदगी से खानदान भर में काफी खुशी का माहौल था। हर कोई ये समझता था कि मुख्तार शाह जल्द ही दूसरी शादी कर लेंगे।
हन्नान शाह ने अपनी जिंदगी का खासा हिस्सा तुर्किश में गुजारा था। कभी कभार बाप से मिलने को आ जाया करता था। अब उनके बिजनेस के भाग दौड़ भी उसने संभाल रखी थी। इस घर में हमेशा से एक मालकन की कमी थी और वो चाहते थे कि उनकी बीवी दोबारा से लौट आए, लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता था। कॉलेज से पांव घसीटते जैसे ही वो घर पर पहुंची तो मां की खांसी की आवाज उसे बाहर तक सुनाई दे रही थी। पानी लेने पहुंची तो किचन में पड़े खाली बर्तनों से रुला गए थे। कितने दिनों से उन बर्तनों में मां के हाथ का लजीज खाना नहीं बना था। बाप के जाने के बाद हर दिन नया इम्तिहान आता था। सच कहते हैं, भूख से बड़ा कोई अजाब नहीं होता। पेट की आग कभी बुझ नहीं सकती। मेरी रानी बेटी कॉलेज से आ गई है। नैना बच्चे कहवा ही बना दो अगर कहवे का सामान है तो, वरना पानी हल्का सा गर्म कर दो। न जाने ये खांसी पीछा कब छोड़ेगी। वो आंसू जल्दी से साफ करती अंदर से आती मां की पुकार पर भारी कदमों से कहवे का सामान टटोलने लगी, लेकिन खाली पड़े जार उसे खून के आंसू रुला गए। क्या कहवे की उम्मीद भी खत्म हो चुकी है, जिससे उसकी गले को कुछ आराम मिलता है। अल्लाह, हमारा इम्तिहान कब खत्म होगा? खांसी की आवाज फिर से गूंजने लगी। अम्मा 5 मिनट इंतजार करें, मैं बनाती हूँ, हाथ मुंह धो लूं। किचन से ही आवाज लगाती वो सर पर फिर से चादर ओढ़ने लगी। छोटे के आने से पहले कहीं से भी सामान लाना था, वरना वो छोटा शैतान सच बोलकर मां को भी अपने साथ परेशान कर देता। वो बाहर के खारजी दरवाजे की तरफ बढ़ी। अल्लाह, तू ही इंतजाम कर दे। दुआ ही काम आ सकती थी। काली चादर को अच्छे से ओढ़े वो चच्चा की दुकान पर आई। उनका नैना के बाप से काफी पुराना याराना था। चच्चा अशरफ तो अच्छे थे, लेकिन उनका बेटा वो एक नंबर का घटिया इंसान था। लड़कियों के नंबर लेकर सारा दिन बात करता रहता। बेवजह मोहल्ले की लड़कियों को ताड़ा करता था। बाप सारा दिन बड़े साहिबों की जी हुजूरी में लगा रहता और बेटा उनके पैसों को हराम का समझ बैठा था। दुकान में चच्चा की बजाय उनके बेटे को देखकर उसके कदम भारी हो गए थे। दिल में मजीद दुआएं पढ़ ली कि अल्लाह उसकी हिफाजत करे। यहां से वापस मुड़ने के लिए नहीं आई थी, फिर भी कदम घसीटती हुई वह दुकान के दरवाजे के पास आई। मुंह में छालिया, हाथों में बैंड और ऐसी कोई तेज खुशबू थी कि किसी गली का गुंडा लग रहा था। वो किसी गाय को सौदा पकड़ाता उसे देखकर खबासत से मुस्कुराया। इस चुपचाप सी गुड़िया का शिकार तो अभी बाकी था। सारी उम्र बाप ने बड़ा घर की चार दीवारी में संभाल कर रखा था। किस काम से आना हुआ है नैना जी? उसके लहजे की लचक पर वो लर्जी थी। दिल तेजी से धक धक करने लगा। फिर चच्ची का ख्याल करती हुई वो अंदर आई कि किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल में वो चीख कर चच्ची को बुला लेगी। भाई, मुझे कहवे का सामान दे दे। कभी चावल भी चाहिए थे। मैं कल या परसों आपको पैसे लौटा दूंगी। पेट से आती आवाजों से उसे इस डोफर इंसान के सामने अच्छा खासा शर्मिंदा करवा दिया था। सर झुकाए वो नरम लहजे में बोली। वो कमीन की मुस्कुराहट उसके सरापे को देखता हंसा। वो लड़की हद से ज्यादा कमजोर थी। बाप के गुजरने के बाद मां भी बिस्तर पर थी। आमसी शक्ल, बिखरे बाल जो चादर से आधे बाहर निकले हुए थे। अगर कुछ भी हो जाता तो नैना को बचाने वाला कोई नहीं था। किसने उसकी आकर खबर लेनी थी? बाप भी आज मालिक की पार्टी में था। मिल जाएगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। उसे नजदीक आता वो जरा रोब से बोला कि शायद वो इसकी बातों में आ जाती। वो भी मां के कहवे की खातिर खड़ी रही थी। आंखें मीचे वो जब्त के घूंट बढ़ती उसके अगले जुमले का इंतजार करने लगी। खुद के जिस्म को बेचकर मां का पेट भर जाए और भाई की स्कूल की फीस भी अदा हो जाएगी। तुम्हें मुझसे थोड़ा सा फ्री होना पड़ेगा, और मेरे बाप को बताने की कोशिश भी की तो पूरे मोहल्ले में बदनाम कर दूंगा। ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा मेरी बनो। हिम्मत ऐसे पैदा हुई कि हाथ बढ़ाकर उसकी चादर को छूने लगा। वो उसके हाथ की पुश्त पर उंगलियां फेरता कमीनगी से बोला। फिर से हदें पार करने लगा था। नैना का दिल लर्जा गया। दिल किया यही जमीन फटे और वो समा जाए। वो खौफ से पीछे हटती हुई जाने ही लगी थी। उसके अंदर मजीद सहने की हिम्मत नहीं थी।
जब सामने से चचा को आते देखकर वो रुकी। वो लड़का भी घबरा गया था। चचा अपने बेटे की हरकतों से बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ थे। फिर बेचारे के चेहरे के रंग ढंग ही उन जैसे तजर्बेकार इंसान को समझाने को बहुत थे। वो बौखलाकर जल्दी से काउंटर के पीछे हुआ और दिल में एक गाली खुद को निकाली कि इस लड़की की किस्मत पर उसे अफसोस था। क्या बात है बेटा, कुछ चाहिए था? चचा ने उसकी सुर्ख आंखों को देखकर तशवीश से पूछा। अपने जिगरी दोस्त की मौत का फिर से दिल में अफसोस हुआ। चचा, कहवे का सामान चाहिए था, अम्मा को बनाकर देना है क्योंकि उनकी खांसी को ऐसे आराम नहीं आ रहा। उसके लरसते लहजे पर चचा ने अफसोस से उस 20 साल की लड़की को देखा, उसके सर पर हाथ रखा, फिर अपने बेटे को तुंदही से घूरा, जैसे खबरदार करना चाह रही हूं। चची को उनकी रहमदिली एक आंख नहीं भाती थी, क्योंकि उनके बकौल ये गरीब लोग उनके ठेके में नहीं हैं। वो बाप की नजरों से बौखलाते हुए हिसाब किताब की कॉपी लेकर बैठ गया, जैसे बहुत हिसाब आता हो। आज साहब के घर बड़ी पार्टी थी, लेकिन एमएनए के बेटे का मूड ना हुआ तो कैंसिल करती। बहुत सारा खाना जाया होना था, इसीलिए अच्छा खासा सामान दे आया। तुम भी रुको बेटा, मैं दे देता हूं। उसके सर पर हाथ रखकर वो कहवे का सामान चॉपर में डालने लगे, साथ ही 2 बड़े खुशबूदार खाने के चॉपर भी बांध दिए और आखिर में डब्बे से बिस्किट भी उसे पकड़ा दिया कि खुद तो सफेद पोश घराने की बच्ची है, शर्म से कुछ नहीं मांगना था। चचा, मुझे कहवे का सामान चाहिए, बिस्किट तो मैंने नहीं मांगे और खाने के लिए भी बहुत शुक्रिया। वो धीमे लहजे में बोलती अशरफ साहब को बड़ी प्यारी लगी। अगर उनका बेटा किसी काम का होता तो इसे अपने घर की बहू बनाकर ले आते। बेटा, यह मैं अपनी बेटी को खाने के लिए दे रहा हूं और इसके पैसे मैं नहीं लिखूंगा, तुम खा लेना। वैसे भी अपने बाप के साथ भी तो छोटे होते आया करती थी। चचा ने उसके चेहरे पर भूख के साए देख लिए थे, जानते थे कि वो लेने से हिचकिचा रही है। और दुकान पर मेरी मौजूदगी में आया करो, अगर मैं यहां ना हूं तो चच्ची के पास चली जाना। उनकी एहतियात पर आंखें सी भीग गई थी। चचा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। दरअसल घर के हालात बेहतर नहीं है, मुझे नौकरी की अशद जरूरत है। अगर तुम अपने साहब से कहकर किसी नौकरी का इंतजाम करा दो तो एहसान होगा। पहली बार किसी के आगे झोली फैला रही थी। बेटा, तुम तो पढ़ने में कितनी अच्छी हो, फिर मैं हूं ना, जितना सौदा चाहिए ले जाना। इतनी सी उम्र में नौकरी की जलालत भला कैसे बर्दाश्त करेगी? चचा, मुझे आपका बड़ा सहारा है, लेकिन आपके ऊपर भी जिम्मेदारियां हैं, मुझे मेरा बोझ उठाने दे। वो धीमे से बोली तो किसी मसलहत के तहत सर हिला दिया। मालिक से खुद बात करेंगे कि काम के बजाय स्कॉलरशिप के नाम पर अगर कुछ रकम दे दी जाए तो बच्ची का माहाना गुजारा हो जाएगा, पढ़ाई भी नहीं रुकेगी। नैना पुरसकून सी होती गली में आते ही उसने वो बिस्किट का पैकेट खोला। माँ भाई का ख्याल मुंह की तरफ बढ़ाया तो बिस्किट वहीं साकित रह गया। पहले गरम खाना उन दोनों के पेट में जाएगा, तभी वो कुछ खा सकेगी। अम्मी और भाई की भूख का एहसास उसे आंखें मीचने पर मजबूर कर गया था। लब सख्ती से भेंटे वो बिस्किट पैकेट में डालकर घर में आ गई। तेजी से कदमों में जान लाई। चूल्हे पर पानी रखकर वो कहवा तैयार करने लगी थी। माँ को जाकर कुछ हौसला देकर आई कि थोड़ी ही देर में कहवे के साथ खाने का सामान भी आने लगा है, क्योंकि चचा उसे घर में ही अपने साहब की दावत का अच्छा खासा सामान दे गए हैं। वो 3 कप कहवा बनाकर 7 प्लेट में खाना भी डालकर ले आई थी। बिस्किट को आटे के डब्बे में रख दिया था कि किसी मुश्किल वक्त में काम आ जाएंगे। ये खाना तो बमुश्किल रात तक चलना था, कल दोपहर के खाने का जुगाड़ भी हो जाता। मेरी बच्ची, अपनी माँ को माफ कर देना। पहले तो आते साथ खाने का शोर मचाया करती थी, अब देख कैसे भूखे पेट हमारे लिए इंतजाम कर रही है। माँ की आंखों से आंसू रवा हो गए थे। अपनी बेटी की ये हालत उनसे देखी नहीं जाती थी। मैं आपकी बेटी नहीं, आपका बेटा हूं। अगर आपने दोबारा इस तरह की बात की तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। देखें, छोटा भी भूखे पेट काम में लग चुका है। उसका छोटा भाई नोटबुक पर झुका होमवर्क कर रहा था। वो दोनों बहन भाई गवर्नमेंट इदारों में पढ़ते थे।
खाना उन दोनों माँ बेटे के सामने रख गई, लेकिन छोटे ने प्लेट दरमियान रखी और उसे भी खाने का इशारा किया। नैना की माँ ने उसका चेहरा देखा जो पीला पड़ चुका था। उन्हें दिल में दर्द सा उठता हुआ महसूस हुआ। अल्लाह से कितनी दुआएं मांग कर बेटी की थी, उनके शौहर को कितनी प्यारी थी जो खुद भूखी रह लेती, उन्हें पेट भरकर खाना खाने के चक्कर में दिन भर की झूठ बोल जाती है ये लड़की। और आज वो भूखों अफलास से दिन ब दिन मुरझाई जा रही थी। उन्होंने नवाला बनाकर उसके होंठों की तरफ बढ़ाया। आप ही मुंह खोल लें, क्योंकि अम्मा कभी कभी मेहरबान होती हैं। उन्हें जब से देखती वो नफी में सर हिलाती हंस गई। मुंह खोलकर नवाला हलक में लिया तो पेट को सुकून मिला। बेसावता खुदा का शुक्र अदा किया। वो आराम से दोनों बच्चों को खाना खिलाने लगी। इस दौरान खुद के मुंह में एक नवाला भी नहीं डाला था। खा लो मेरी बच्ची, मैं जानती हूं तुमने कल से कुछ नहीं खाया, खा लो। आपने भी तो कहवे पर गुजारा किया है, चले खुद भी नवाला खाएं, अभी खाना पड़ेगा। कहते ही वो रो दी थी। दोनों माँ बेटी एक दूसरे को खिलाने लगी। छोटा बच्चा अपनी माँ और बहन को रोता देखकर उदास हो गया। न जाने ये दिन कब बदलेंगे, क्या हम सारी जिंदगी यूं ही गरीब रहेंगे। वो उनका हाथ थामकर डुबडुबाई आंखों के साथ पूछ रहा था, ऐसा क्यों बोलते हो? क्या अब्बा की बातें भूल चुके हो? बहुत जल्द तुम देखना हम फिर से खुशियों भरी जिंदगी गुजारेंगे। हम पढ़ लिख कर अब्बा का नाम रोशन करेंगे, किसी बड़ी पोस्ट पर नौकरी करेंगे। मेरे प्यारे भाई, बस खुदा की जात पर भरोसा रखो। अगर वो दुख वाले दिन लाता है तो खुशियों भरे दिन भी जल्द लाएगा। बस सब्र करना, और जिंदगी में बस खुशियां रहें तो जन्नत क्यों दी जाए। जन्नत उसका इनाम की सूरत में दी जाती है जो मुश्किलात हम सब्र शुक्र के साथ दुनिया में काट आते हैं। अपने भाई का सर शफकत से चूमते हुए भराए हुए लहजे में कहा। दोनों बहन भाई जरूरत से ज्यादा समझदार थे। उन्हें लोगों के रवैये और घर के हालात ने बहुत बड़ा बना दिया था। माँ अपने बच्चों को जब्त से देख रही थी और दिल में दुआ मांगी कि अल्लाह उनके रास्ते हमवार कर दे। आप ठीक कहती हैं, मुझे अल्लाह पर भरोसा है। नैना को पूरी उम्मीद थी कि सुबह चचा के साथ जाकर उसे कोई न कोई काम जरूर मिल जाएगा। वो मेहनत मजदूरी करके अपने भाई को बहुत अच्छे से पढ़ाएगी। माँ दोनों उसे देखती मुस्कुरा दी, लेकिन इस मुस्कुराहट में छुपा दर्द कोई नहीं पहचानता था। मैंने अशरफ चचा से बात की है कि वो मुझे अपने बड़े साहब से एक बार मिलवा दे। कुछ अपने मतलब का काम कर लिया करूंगी, घर में थोड़ी बहुत आमदनी आएगी, तभी आपका इलाज भी करवा सकती हूँ। लेकिन बच्चे, तुम्हारी तो पढ़ाई अभी मुकम्मल नहीं हुई। जानती हो ना तुम्हारे अब्बा का कितना बड़ा ख्वाब था कि तुम पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाओ। दोनों की आंखें भीग गई, लेकिन जब तक वो दूसरों की राह तकेंगे, मोहल्ले वाले उन्हें खत्म वगैरह पर भी कोई खाने की चीज भेजते थे, वरना कभी किसी ने झूठे मुंह उन्हें खाने या पैसों की सुलह नहीं मारी थी। चचा अशरफ जितने मर्जी अच्छे सही, लेकिन चच्ची का रवैया उनके साथ काफी खराब था। अम्मी चचा कह रहे थे वो जरूर कोई काम मुझे शाम में ही दिया करेंगे ताकि पढ़ाई के साथ मैं अपने घर का गुजारा भी चला सकूं। वैसे तो आजकल की हुकूमत का फर्ज बनता है कि यतीम और गरीब बच्चों की कफालत करे, लेकिन ये हजरत उमर का दौर नहीं जहां कोई भूखा नहीं सोता था। माँ ने दिल से दुआ दी कि अल्लाह उसके काम बना दे, उनके बच्चों को बुरी नजरों में ना आना पड़े। सुबह वो खुद चचा अशरफ से बात करने का इरादा रखती थी। अगली सुबह नैना कॉलेज जाने के बजाय चचा के इंतजार में खड़ी थी कि अगर कहीं से आमदनी का इंतजाम हो जाता तो घर की जरूरी अशिया खरीद लेती। माँ न जाने कितनी दुआएं पढ़कर उस बुरी सूरत पर फूंक चुकी थी कि अल्लाह उनकी बच्ची को मुआशरे की बुरी नजर से महफूज रखे। चचा के आते ही माँ ने फिर से सिफारिश की कि अगर कोई भाग दौड़ का काम हुआ तो बेशक करने की जरूरत नहीं। उनके हमरा वो एक आलीशान महल के सामने आकर खड़ी हो गई। चचा, मुझे समझ नहीं आती कि दौलत को तकसीम करने में अल्लाह ने इतना तजाद क्यों रखा। किसी को तो इतना दे दिया कि नोट गिनने तक की फुर्सत नहीं, और कुछ लोग हमारे जैसे भी होते हैं। बेटा, यही तो असल इम्तिहान है। ये दौलत 4 दिन की रंगीनी है,
जितनी जिंदगी इन लोगों की तुम्हें रंगीन नजर आ रही है, किसी को अल्लाह दौलत देकर आजमाता है तो किसी के हाथ से अपनी दौलत छीन लेने के बाद उसे आजमाता है। इतना ये लोग दिल से खुश नहीं होते, कुछ कमी तो फिर भी रह जाती है। मुख्तार शाह किसी दौरे पर शहर से बाहर गए थे। अब चचा को समझ न आया कि हनान शाह से मिलवाना ठीक भी साबित होगा या नहीं, क्योंकि छोटे साहब का सियासत की तरफ ज्यादा रुझान नहीं था। वो तो गरीबों से मिलने से घबराते थे। बेटा, बड़े साहब तो आज किसी सिलसिले में दौरे पर गए हैं और न जाने वो कितने दिनों बाद वापस लौटेंगे। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें छोटे साहब से मिलवा देता हूँ। चचा, आप चाहे मुझे किसी से भी मिलवा दे, मुझे तो सिर्फ काम से मतलब है। अशरफ चचा को भी नौकरी किसी जलसे के दौरान ही मिली थी, जहां रोते हुए मीडिया के ऊपर आ गए थे। रातों रात ही मुख्तार शाह ने अपनी इज्जत बचाने को उन्हें अच्छी खासी नौकरी दे डाली थी। बाद में ईमानदारी से नौकरी का दौरानिया खुद ही बढ़ता चला गया। उसे बाहर खड़े रहने का इशारा करते हुए वो खुद अंदर की जानिब चले गए। छोटे साहब उस वक्त नाश्ता नोश फरमा रहे थे। इस आलीशान महल के एक तरफ हनान शाह ने अपना ऑफिस का कमरा सजा रखा था। साहब, आपसे कुछ दरख्वास्त करनी थी। दरअसल मेरे बहुत ही अजीज दोस्त की बेटी नौकरी की तलाश में यहाँ आई है। वैसे मैं बड़े साहब से मिलवाता, लेकिन आप अगर उसको नौकरी दे दें। अपने बाप की इस दरिया दिली पर उसे फिर से गुस्सा आया। अशरफ चाचा पुराने मुलाजिम ना होते तो शायद उन्हें 4 बातें सुनाकर यहां से भेज देता। कुछ सोचकर सर हिलाते हुए वो नाश्ता करने लगा। आप उसे कुछ देर इंतजार करवाएं, मेरे नाश्ते के बाद ऑफिस में भेज दीजिएगा। अशरफ चचा के लिए यही काफी था कि उन्होंने मिलने के लिए हामी भर ली है। नैना को बेवजह का गुस्सा आ रहा था। ये लोग उन्हीं के पैसों का खाकर इतना नखरा क्यों दिखाते हैं। काफी देर इंतजार करने के बाद आखिर को बुलावा आया। हनान शाह गरीबों से मिलना पसंद नहीं करता था। हनान अपने ऑफिस की फाइल को देखने में मसरूफ था। सर, एक बार मेरी बात सुन लें प्लीज। हनान शाह ने पलटकर उस लड़की को देखा तो ठुठक गया। वो काफी देर से उसके फारिग होने का इंतजार कर रही थी, लेकिन यह आदमी शायद सिर्फ अपने वक्त की अहमियत जानता है, दूसरों का वक्त तो उसके लिए अहमियत नहीं रखता। 17 साल कम उम्र वो बला की हसीन और मासूम थी। वो जो किसी गरीब को देखता नहीं था, उस पर से नजरें हटाना मुश्किल हो रहा था। सबसे खास उसके चेहरे पर मासूमियत थी। हनान शाह को कुछ वक्त के लिए अपना आप भूलता हुआ महसूस हुआ। आपको वेट करना पड़ा, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूं, लेकिन अभी ऑफिस के किसी जरूरी काम से मुझे जाना है। आपकी बात सिर्फ एक ही सूरत में सुन सकता हूं कि अगर आप गाड़ी में बैठकर आराम से मुझे अपनी बात बता दें। घर के नजदीक किसी स्टॉप पर ड्राइवर को कहूंगा आपको छोड़ दे। उसे खुद पर हैरानी हो रही थी कि इतनी लंबी बात तो वो कभी भी किसी से नहीं करता था। जिंदगी में पहली बार शायद उसने किसी से माजरत की होगी। नैना के पास उसके सिवा कोई भी रास्ता नहीं था, तभी जल्दी से उसके पीछे भागने लगी, क्योंकि वो शख्स इतनी तेजी से चल रहा था। जी बताएं, आपको किस सिलसिले में मुझसे मिलना था? अपने बाप के चले जाने के बाद अब घर की कफालत मेरे कंधों पर आ गई है और मैं कमा कर अपने घर वालों की जरूरियात को पूरा करना चाहती हूँ। पढ़ाई लिखाई में हमेशा से अव्वल नंबर पर आती रही। अगर मुझे ऑफिस में किसी पोस्ट पर रख लेंगे तो मैं शायद आपके किसी काम आ सकूं। उसकी बात पर हनान शाह का दिल किया कि वो कह कहा लगा दे, भला इतनी छोटी सी कम उम्र लड़की उसकी ऑफिस के किस काम आ सकती है। आपकी तो पढ़ाई मुझे मैट्रिक से ज्यादा की नहीं लगती, भला मैं आपको वहां किस काम के सिलसिले में रखूंगा। चचा अशरफ उन दोनों की बातों को बड़े गौर से सुन रहे थे और उन्हें दिल में कहीं न कहीं इत्मीनान भी था कि बच्ची उनकी नजरों के सामने है। मैं कोई भी काम करने को तैयार हो जाऊंगी। हनान शाह की नजरें बस उसके चेहरे की गिर्द थी। ठीक है, कॉलेज के बाद आप मेरे लिए पर्सनल सेक्रेटरी का काम करेंगी। रोज आपको ड्राइवर घर से पिक एंड ड्रॉप दे देगा। उसके साथ ही उसने चेकबुक निकालकर कुछ अमाउंट उसके ऊपर दर्ज कर दी। जानता था कि इस तबके के लोग अपना खाना पानी कैसे पूरा करते हैं। उस छोटी सी लड़की में कुछ तो ऐसा खास था कि तुर्किश शहजादा नरम पड़ गया। मुआहदे के मुताबिक वो हर शाम
शाबिला में जाती थी। उसकी वालदा पहले तो काफी परेशान थी, लेकिन धीरे धीरे उनका दिल पुरसकून होने लगा, क्योंकि नैना ने उन्हें बताया था कि हनान शाह बिल्कुल भी बाकी मर्दों जैसा नहीं है। वो औरत को इज्जत देना अच्छे से जानता था। न जाने क्यों ये मोहब्बत सिर्फ एक तरफ से नहीं, बल्कि दोनों तरफ से परवान चढ़ रही थी। मिस नैना, आपका पढ़ाई के बाद क्या इरादा है? अपने भाई और अम्मा के लिए अच्छा सा घर बनाऊंगी, फिर उनकी जिंदगी को खुशियों से भर दूंगी। वो लड़की शायद इसी वजह से इतनी खास थी कि अपने से पहले वो दूसरों का सोचती थी। आपका अपने लिए क्या करने का इरादा है? सर, मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं। जब अम्मा और भाई खुश होंगे तो। अपनी लिए जिंदगी में उसने कभी कुछ नहीं मांगा था। क्या आपका शादी करने का इरादा नहीं है? बात को घुमा फिरा कर करने के बजाय सीधी बात की। जी? दिल तेजी से धक धक करने लगा। क्या दुआएं इतनी जल्दी कबूल हो जाती हैं? कहीं उसके साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहा? आपके चेहरे की हवाइयां तो इस कदर उठ चुकी हैं कि जैसे मैं कोई ड्रैकुला हूं। नहीं, वो आपकी और मेरी क्लास में बहुत फर्क है। मेरे ख्याल से शादी के बाद मर्द औरत की क्लास से नहीं, बल्कि औरत मर्द की पहचान से जानी जाती है। वो बड़े तफसीली अंदाज में आज उसका मुआयना कर रहा था। छोटी सी लड़की के बात करने के अंदाज से लगता था कि तजर्बे में काफी माहिर है। सर से कभी उतरा दुपट्टा नहीं देखा था। उस लड़की की मुशाहिबत उसकी मां से बहुत थी। आपको मेरी मां से बात करनी होगी। वो धीरे से सर हिला गया, क्योंकि अपने बाप या मां को फिलहाल वो बताने की पोजीशन में नहीं था। दोनों उसका रिश्ता अपने सर्कल के लोगों में कर चुके थे। मुख्तार शाह का मानना था कि उसे पाकिस्तान में रहना चाहिए, इसलिए अपने खानदान की लड़की से रिश्ता पूछे बगैर कर दिया था। और उसकी मां ने भी इमोशनल ब्लैकमेल करके मामू की बेटी से मंगनी का कह दिया। उन दोनों के दरमियान वो पिस कर रह चुका था। जिंदगी में पहली बार उसे कोई लड़की पसंद आई थी। निकाह की रसूमात काफी सादगी से हुई थी। चचा अशरफ अपने घर वालों के साथ इस निकाह के मौके पर शामिल हुए, जबकि नैना का नन्हा सा दिल तेजी से धड़क रहा था। अचानक से उसका मुकाम बदल गया था। निकाह मुबारक हो मिसेस। धीरे से उसके कान में सरगोशी की तो वो मजीद खुद पे सिमट गई। उसके माथे पर एक भी सिलवट नहीं आई थी, बल्कि मेहमानों से बड़े अच्छे तरीके से मिल रहा था। नैना की मां अपनी बेटी का बार बार माथा चूमने लगी हुई थी। रुखसती के मराहिल तय पाए, लेकिन इस बार सिर्फ वो अकेली ही नहीं, बल्कि उसकी मां और छोटा भाई भी साथ ही अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए थे। हनान शाह ने सारा तो ना सही, लेकिन थोड़ी बहुत वजाहत दे दी थी। आप बेफिक्र रहें, मैं आपकी बेटी का खुद से भी ज्यादा ख्याल रखूंगा। कभी भी इसको किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होने दूंगा। उसकी पेशानी से चादर को ठीक करते हुए नैना की मां को दिलासा दिया। छोटा भाई तो ऐसे खुश हो रहा था। कमरे को बड़ी खूबसूरती से सजाया गया था। अभी किस्मत पर यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा था कि ये घर उसका है। आपको ऐसा क्या नजर आया कि मुझसे निकाह कर लिया? वो वाकई जानना चाहती थी कि ऐसा क्या खास था कि उन्होंने अपने सर्कल की लड़कियों को छोड़कर उससे शादी कर ली। तुम्हारा इत्मीनान और तुम्हारी हया, जो मुझे बहुत कीमती है। मैं एक ऐसी हयादार औरत का शौहर हूं जो सीना उठाकर फख्र से बता सकता है, और आज से मेरी हर चीज तुम्हारी है। ये घर हमारा है। तुम्हारी हैसियत अब वो है जो मेरी पहचान है। धीरे से उसकी पेशानी चूमते हुए वो उसके मजीद नजदीक हुआ। नैना भी इस रिश्ते को मजीद मजबूत बनाना चाहती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मजबूत सहारे की जरूरत तो हर औरत को होती है। अब वो उसका महरम था, उसका शौहर था। उसे नाराज करके फरिश्तों से लानत तो नहीं खानी थी। एक नस्ली मर्द इस बात पर बहुत खुश होता है कि उसकी बीवी उसके नाम से पहचानी जाए। हेलो, कौन बात कर रहा है? वो नहीं जानती क्यों, लेकिन बस अपने शौहर की आवाज सुनना था कि आंखों से झुर झुर मोतियों की तरह आंसू बहने लगे। अच्छी लड़कियों की तरह वो भी उसे अपने शौहर को ही सब कुछ मानती थी। दिल चाहा कि अभी उसे लाखों सवाल कर डाले, लेकिन खुद पर जब्त किया। अपने अच्छे भाई के मुस्तकबिल के लिए
उसे ये कुर्बानी भी देनी पड़ी। उसकी आवाज भर आई और हलक से अल्फाज निकलने से इनकारी थे। जानता था कि उसके घर में सब कुछ ठीक था। मैं यहां तुम्हारा रोना धोना सुनने के लिए फी नहीं बैठा। अगर कोई बात नहीं है तो मैं कॉल काट देता हूं। हनान के बेगाना लहजे पर दिल के टुकड़े टुकड़े कर गया। क्या वो उसकी खैरियत भी पूछ नहीं सकता था? दूसरी जानिब से इस कदर बेमुरव्वती के साथ जहरीले जुमले अदा किए गए कि नैना का दिल टूट गया। कुछ ही दिनों में उस शख्स का इससे दिल भर चुका है। वैसे भी खानदानी बीवी के सामने गली मोहल्ले का कचरा उसे कहाँ नजर आएगा? नैना कौन सा उसके सर्कल की अमीर लड़की थी? हर महीने वो पैसे भेजकर अपनी तरफ से किया फर्ज पूरा कर लेता। दिल यकदम से बेचैन हुआ। उसके घर जाने पर मालूम हुआ था कि वो आजकल तुर्किश के दौरे पर है। चचा अशरफ ने उसे रिपोर्ट दी थी। जल्दी आओ, मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा ड्रेस पसंद करूं। निकाह के लिए तुम्हारी शादी की तैयारियां भी सारी मेरे जिम्मे पड़ गईं। ये ऑनलाइन डिजाइन तो मुझे समझ नहीं आ रहे। पीछे से आने वाली निस्वानी आवाज ने नैना की तवज्जो अचानक से अपनी जानिब मबजूल की। उसे आज इस मुहावरे की असल समझ आई थी कि पैरों तले से जमीन खिसकना किसे कहते हैं। उसका दिल थक से रह गया। वो जिस शख्स को अपना दिल दे बैठी थी वो तो किसी महल का राजकुमार था। उस औरत की आवाज को वो अच्छे से पहचान गई थी। हन्नान शाह ने अपनी मां को एक नजर देखा जो जबरदस्ती उसकी शादी करवाने पर लगी हुई थी। नैना का ये इख्तियार बनता था कि वो उससे सवाल करे, उससे पूछे कि वो बीवी का हक किसको दे रहा है। दिल के रोग सारी जिंदगी फिर सोग बन जाते हैं। वो कैसे कबूल करेगी कि उसके मनपसंद शौहर की कोई दूसरी बीवी आ रही है? क्या वो उसके लिए मायने नहीं रखती थी? उनकी बातों से ही महसूस हो रहा था कि शादी की तैयारियां कर रहे हैं और वो उन तैयारियों में पेश पेश है। क्या सिर्फ चंद रातों की कीमत उसे मिलती थी? वो तो बड़े हक से उन पैसों को इस्तेमाल किया करती थी, ये समझ करके कि उसका शौहर महाना नान नफका बेचता है। जल्दी बोलो, क्या काम है? वो जो सुनना चाह रहा था ये लड़की बोलने का नाम नहीं ले रही थी, इसीलिए वो सा आने लगा। वही सख्त मैरी, वही बेमुरवती, वही मखरूर सा लहजा, वही बेनियाजी। बगैर कुछ कहे कॉल काट दी। वो कैसे ना रोती, कैसे ना तड़पती। क्या हुआ, किसका फोन था? वो बताते बताते रुक सा गया, क्योंकि अपनी मां को अचानक शादी का बताकर दुखी नहीं कर सकता था। नैना सुरमई आंखों वाली लड़की ने अपने आंसुओं को हाथों की पुर्श से रगड़ते, अब मुझे यहां मजीद नहीं रहना। मैं अपनी बीमा और अपने छोटे का इंतजाम खुद से कर लूंगी। भला कोई भी नौकरी करनी पड़ी, लेकिन उस शख्स के दरवाजे पर दोबारा नहीं जाऊंगी। ये किराए का घर तो खाली हो सकता था, यहां से वो भाग जाना चाहती थी, इसलिए नहीं कि वो शख्स आकर उसे ढूंढ निकालेगा। अगर नैना की इसकी जिंदगी में थोड़ी सी बेजगह होती तो वो शख्स अपनी मां को जरूर अपनी शादी के बारे में बताता, लेकिन यहां से चले जाना ज्यादा बेहतर था ताकि वो खुद उन यादों से निकल सके। मैं तुमसे पूछ रही हूं कि किसका फोन था? क्या पाकिस्तान में सब कुछ ठीक है? तुम्हारा रंग एकदम से उड़ क्यों गया? हन्नान ने चेहरे पर दोबारा मुस्कुराहट सजाई और सर नफी में हिलाया। दिल अंदर से बेचैन हुआ कि वो लड़की फजूल में बैठकर अपने कीमती आंसू बहा रही होगी। एक बार वो उससे सवाल कर लेती तो हन्नान शाह खुशी खुशी सारी वजाहतें देने पर तैयार हो जाता। क्या इतने दिन उसकी मोहब्बत को वो समझ नहीं पाई? सारी उम्मीदें टूट चुकी थी, अब क्या कहती? नैना की जबान पर कोई लफ्ज आने से इनकारी था। वो लड़की उसके मुंह पर कॉल डिस्कनेक्ट कर चुकी थी। नैना को अंदर से लगा जैसे वो मर गई है। उसे अपने अंदर जिंदगी का कोई एहसास दूर दूर तक महसूस नहीं हो रहा था। वो वहां से उठकर लंबे लंबे डग भरता अपने कमरे में वापस आ रहा था। उसकी कनपट्टी सुलग रही थी। उसकी बीवी इंतहा से ज्यादा बेवकूफ थी। आज तक समझता आया था कि नैना काफी समझदार लड़की है, लेकिन उसकी इस हरकत ने बता दिया था कि वो निहायत बेवकूफ औरत है। जबड़ा भेंचा हुआ था, उसका हर उठता कदम उसके इश्तियाल को बयान कर रहा था। चचा अशरफ से वो कई बार पूछ चुका था
कि अगर वो नैना के बारे में कुछ भी जानते हैं तो ठीक से बता दें, लेकिन उन्होंने कहा कि रात के अंधेरे में वो माँ बेटी छोटे भाई को लेकर कहाँ चली गईं, इस बारे में उन्हें कुछ मालूम नहीं। वो तो खुद परेशान है। उफ, ये लड़की ना जाने कहाँ धक्के खा रही होगी। कनपटी सहलाते हुए वो काफी परेशान था। थोड़ी ही देर बाद वो नंबर मिलाकर किसी को सारा डेटा देने लगा ताकि खोज लगाई जा सके। 24 घंटे के अंदर वो ये पता लगाने में कामयाब हो गया था कि उसकी बीवी अब किधर है, और जल्द ही रूबरू मुलाकात भी होने वाली थी। पाकिस्तान आने के बाद उसकी दुनिया यूं बदल जाएगी उसे अंदाजा भी नहीं था। अपनी मां को वो अच्छे से इनकार कराया था, क्योंकि उसका ज़मीर इस बात की इजाजत नहीं देता था कि वो मजीद अपने वालिदैन को धोखा दे। वो कोई दूसरी शादी करने का तमन्ना ही नहीं था। उसके लिए सिर्फ एक मनपसंद बीवी ही काफी थी। हनान की मां पहले काफी गुस्सा भी हुई थी कि उनके बगैर वो कैसे निकाह कर सकता है, लेकिन जब हालात का तकाजा बताया तो वो खामोश हो गई। नैना की मां यूं बगैर बताए छोड़ आने पर काफी नाराज रही थी। कहने लगी, शौहर को बगैर वजाहत दिए यूं छोड़ कर आ जाना ठीक बात नहीं थी। जैसा भी है, अब उसके सर का साईं था। तुम्हारे चेहरे के तासुरात बता रही हैं कि मुझे यहां देखना तुम्हारे लिए हरगिज भी खुशगवार साबित नहीं हुआ। अपने शौहर को यूं बताए बगैर छोड़ कर आना किस बीवी को जेब देता है। टेबल की दूसरी जानिब आकर टिश्यू बॉक्स से टिश्यू खींचकर हाथ खुश करता वो इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट उसकी जानिब उछालता गोया हुआ था, जिसे चंद लम्हे लगे थे खुद को संभालने में। यकीन दिलाने लगी कि जिससे भागने को इतना दूर आई थी लेकिन भाग नहीं सकी। दिल की हालत खराब हो रही थी और आंखों से फिर आंसू बहने लगे। आपका होना या ना होना मेरे लिए बराबर है। आपको दूसरी बीवी से फुर्सत मिली या नहीं, और आप घर के तमाशे यहां लगाने को आ गए। उसके दिल में जो गुबार था वो जबान से निकलने लगा। खालिबन ये जिसका ऑफिस है, तो बराए मेहरबानी आप फजूल गोई छोड़कर उन्हें बुला दीजिए, क्योंकि मेरी उनके साथ मीटिंग फिक्स है। वो सेल्स गर्ल का काम कर रही थी और यहां पर भी अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन करने को आई थी। हनान शाह का अपनी बीवी को इस हुर्रिये में देखकर खून खौल उठा था। उसकी आधी टी शर्ट से सफेद बाजू छलक रहे थे। उस जालिम सितमगर को देखकर वो सारे नुकसान भूलने लगी थी। अपने दिल की हालत पर काबू पाती वो पल में लहजे को सर्द बना गई, जबकि उसकी बात पर मुकाबिल खड़े हनान शाह के चेहरे के उजलात एकदम तन से गए, जिनमें सख्ती खुली थी। मेरी बीवी होने का नाजायज फायदा मत उठाओ। यहां मैं कोई वजाहत देने नहीं बल्कि वापस लेने आया हूं। इस वक्त तुम्हें चाहिए क्या था कि तुम मुझसे सवाल करती, लेकिन बगैर कोई सवाल किए तुम तो अपनी जगह ऐसे छोड़कर भागी कि मैंने कभी जिंदगी में तुम्हें एतमाद ही ना दिया हो। दायां हाथ पैंट की जेब में डाले वो गौर से नैना के चेहरे की उतार चढ़ाव देख रहा था। बायां हाथ खिड़की की चौखट पर जमाए वो शदीद जहनी अजियत का शिकार अपनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। अगर हनान को इससे मोहब्बत ना होती तो अपनी बीवी को अच्छे से सबक सिखाता। जब ऑफिस का दरवाजा बंद था, बाहर कुछ फासले पर खड़े मुख्तार शाह उन दोनों की गुफ्तगू सुन चुके थे। कितने ही पल खामोशी से गुजर गए। माशाल्लाह बेटा, बाप के बगैर निकाह कर लिया था तो घर भी बसा लेना था। कल को मालूम हो कि किसी बच्चे को लाकर मेरी गोद में बिठा दो और कहा कि अब्बा हुजूर ये तुम्हारे पोते हैं। वो अंदर घुसकर खासी बरहम हुए थे। एक अपनी दिली कैफियत अया होने के डर से खामोश था, तो दूसरा कुछ कहने के लिए मुनासिब अल्फाज तलाश कर रहा था। नैना को भी खौफ सा आने लगा था। जहां ये सुनकर दिल को सुकून पहुंचा कि अभी तक हनान शाह ने कोई शादी नहीं की, वहीं अब फिर से डर पैदा हो गया कि अगर मुख्तार शाह ने उसे कबूल करने से इनकार कर दिया तो हनान क्या करेगा। अगर तुम्हारी मां मुझे तुम्हारी शादी के मुतल्लिक ना बताती तो आज भी मैं अपनी बहू से मिलने से रह जाता। नैना के सर पर हाथ रखते वो धीमे से मुस्कुरा दिए। उन्होंने फैसला किया था कि अपने बच्चों को अब मजीद तकलीफ नहीं देंगे। सियासत छोड़कर नैना की रुखसती लेते वो लोग मुल्क से बाहर चले गए। अपनी नाराज बीवी को भी मुख्तार शाह ने किसी तरह मना ही लिया था
बेटी की जो कमी थी वो नैना ने आकर पूरी कर दी।